प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में आदिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास की नामकरण और उसकी समय सीमा निर्धारण की समस्या पर विचार किया। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के युगीन परिवेश और उस साहित्य की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह अपने समय और समाज की विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों को अपने अंदर समेटे रखता है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की तत्कालीन साहित्य में अभिव्यक्ति होती है। आइए इसी को दृष्टि में रखते हुए हम तत्कालीन राजनीतिक परिवेश पर चर्चा करते हैं। इस काल का राजनीतिक परिवेश अव्यवस्था, आपसी वैमनस्य और पराजित होते देशी राजाओं के दायित्वहीनता से भरा हुआ था, जिसके कारण उस समय जनता को राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक गुलामी की यातनाओं को भी सहन करना पड़ रहा था। इस दृष्टि से ये युग भारतीय राजनीतिक गुलामी का भी आदिकाल ही है। राजपूत राजाओं ने आपसी वैमनस्य, ईर्ष्या, संकुचित दृष्टिकोण के कारण अपनी सत्ता तो गंवाई ही थी। कुछ एक गांवों तक सिमटकर वो लोग रह गए थे और अपनी पराजित मनोवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए चारणों की मिथ्या स्तुति की चादर ओढ़ने लगे थे। विजय के उन्माद में तुर्क मुसलमानों के मन में भारतीय जनता के प्रति हमदर्दी नहीं थी। वे अपने धर्म और सत्ता का विस्तार करने के लिए अत्याचार का सहारा ले रहे थे। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से ये काल भारतीय जनता के लिए यंत्रणाओं का काल था। जहाँ तक धार्मिक परिवेश की बात है, इस कालखंड में बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म अपने मूल स्वरूप से बहुत कुछ विकृत हो चुके थे। सभी धर्मों में तंत्राचार बहुत अधिक बढ़ गया था। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चमत्कार और आतंक का प्रयोग किया जाने लगा था। इस प्रकार का प्रयोग धर्म के अंग बन गए थे। इस काल का धार्मिक परिवेश भी पतनशील था। बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू धर्म जो विभिन्न संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि में विभक्त हो गया था तथा अपने सिद्धांतों को श्रेष्ठ सिद्ध करने में ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने लगा था, धर्म के मूल स्वरूप से बहुत अधिक दूर चला गया था। इस काल में इस्लाम का भी भारत में प्रवेश हो चुका था, परंतु जो इस्लाम इस समय भारत में आया वह मोहम्मद साहब का शांति प्रिय इस्लाम नहीं था, बल्कि यह वह इस्लाम था जो तुर्क आदि के हाथों में व्यभिचारित हो चुका था और जिसने एक आतताई का रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से यह समय जनता के लिए बहुत पीड़ादायक था, कर्म कांडों से भरा हुआ था तथा धर्म के मूल स्वरूप से बहुत दूर था। जहाँ तक इस काल के सामाजिक परिवेश की बात है, जब राजनीति स्वार्थनीति का रूप धारण कर ले और धर्म दंड का रूप धारण कर ले तो सामाजिक जीवन एक त्रासदी बन जाता है। आदिकालीन सामाजिक परिवेश क्रूर विलासी राजसत्ता और पथ भ्रष्ट धर्म के बीच पिसती जनता के आर्तनाद से भरा हुआ है। इस समय जाति प्रथा इतनी कठोर थी कि पंडित और पुरोहितों के सामने देसी राजाओं की भी नहीं चलती थी। देसी राजा और देसी धर्म में पिसती जनता पर गजनी कोरी के रूप में विदेशी राजा और विदेशी धर्म ने भी बहुत अधिक कहर बरपाया। जहाँ राजसत्ता और धर्म अपने मूल दायित्वों से भटक गए हों, वहाँ का समाज जीवन मात्र त्रासदी के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। आदिकालीन सामाजिक परिवेश में जनता राजसत्ता और भ्रष्ट धर्म के कांटों के बीच में पिसती हुई करा रही थी और उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस परिवेश में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया और उस साहित्य का अपना महत्व है, और वो महत्व है कि ये साहित्य अपने अंदर बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए है। आइए अब इन्हीं कुछ विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस काल में कौन कौन सी काव्य धाराएं प्रचलित हुई।
काव्य प्रवृत्तियों के रूप में इस काल में नाथ काव्यधारा, जैन काव्यधारा, वीर काव्यधारा और सिद्ध काव्यधारा प्रचलन में आई। नाथ काव्यधारा का प्रतिपादन गोरखनाथ के शिष्यों ने किया। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को व्यवस्थित किया तथा एक और हठयोग साधना पद्धति को अपनाया तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य, शुद्ध और पवित्र सामाजिक जीवन तथा परमार्थ पर बल दिया। गोरखनाथ की छोटी मोटी 40 रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बरसाल ने किया है। अपनी वाणी में गोरखनाथ ने काम क्रोध के परित्याग, सहज जीवन, दृढ़ ब्रह्मचर्य, संयत आचरण और सहजशील जीवन का उपदेश दिया है। इनकी भाषा लोक भाषा है जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साहित्यिक दृष्टि से इस साहित्य का बहुत अधिक महत्व नहीं है, किंतु भक्तिकालीन संत काव्यधारा की नींव इस पर खड़ी हुई है। कहने का अभिप्राय है कि भक्ति काल की संत काव्यधारा को इस नाथ काव्यधारा से पोषण प्राप्त हुआ है। अब आइए चर्चा करते हैं जैन काव्यधारा की। हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों का काव्य आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित काव्यों की रचना की और हिंदी में प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किया। देवसेन रचित श्रावकाचार, शालिभद्र सूरि रचित भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु रचित चंदनवाला रास आदि विविध ग्रंथ हैं जो जैन काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और इनके द्वारा हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्य की परंपरा का सूत्रपात। अब चर्चा करते हैं वीर काव्यधारा। वीर काव्यधारा आदिकाल की एक महत्वपूर्ण काव्यधारा है। इसकी महत्ता इस बात से ही देखी जा सकती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम ही वीर गाथा काल कर दिया था। उन्होंने इस काल की अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की इन 12 पुस्तकों को साहित्यिक इतिहास में विवेचन के योग्य समझा है। ये पुस्तकें हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां आदि। किंतु वीर काव्य आदिकालीन काव्य की विभिन्न धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि काव्यधारा है। आइए अब आदिकालीन साहित्य की इन काव्यधाराओं के आधार पर उसकी विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले इस काल की प्रमुख काव्य विशेषताओं में से है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल का अधिकांश साहित्य दरबारी रहा है। वीर गाथाओं के लगभग सभी कवि दरबारी हैं। इस कारण इस काल के साहित्य में दरबारी जीवन उभर कर सामने आया और सामान्य जनजीवन का चित्रण इस काल के काव्य का विषय नहीं रहा। कहने का अभिप्राय है सामंती जीवन का चित्रण इस काल के काव्य में हुआ है, किंतु सामान्य जनजीवन के सुख दुख से इस काल के साहित्य को कोई लेना देना जैसे नहीं रहा है। इस युग में साहित्य अर्थ उपार्जन का साधन था और अर्थ सत्ता उस समय राजाओं और सामंतों के हाथ में थी, इसलिए उनकी स्तुति करना मानो इस काल के कवियों की व्यवस्था बन गई थी, क्योंकि धन और पद के लोभ में वो उनके अनुकूल या उनके लिए ही काव्य रचना करते थे और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे जो कि इतिहास सम्मत भी नहीं होता। अन्यथा कुछ ऐसी रचनाएं भी हमें इस काल में देखने को मिलती हैं, जैसे जयचंद के संबंध में कहा जाता है कि इतिहास में उसे कोई उच्च स्थान प्राप्त नहीं है, बल्कि वह एक कलंकित चरित्र के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसके दरबारी कवियों ने उसी की स्थिति में जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका
आदि कृतियों की रचना की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय के जो रचनाकार थे वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में किस हद तक जा सकते थे। इस काल के काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है वीर रस की प्रधानता। इस काल का सारा साहित्य, लगभग सारा साहित्य, संपूर्ण नहीं लगभग, बहुत बड़ा विपुल साहित्य जो है वीर रस प्रधान है। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इसका नामकरण वीर गाथाकार किया। इस समय एक और धार्मिक आंदोलन राज्याश्रय में चल रहे थे, तो दूसरी ओर वीर गाथात्मक साहित्य का सृजन भी राज्याश्रय में हो रहा था। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख वीर रस प्रधान काव्य ग्रंथ इस काल में रचे गए और इस काल का प्रमुख रस वीर रस भी माना जाता है। श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस निसंदेह इस काल का प्रमुख रस है, लेकिन श्रृंगार रस का चित्रण भी इस काल में देखने को मिलता है। श्रृंगार रस के वर्णन के रूप में नारी सौंदर्य का नक्षिक वर्णन, उद्दीपन, आलंबन दोनों ही रूपों में हमें इस काल के साहित्य में देखने को मिलता है। क्योंकि युद्धों के मूल में कोई ना कोई नारी हुआ करती थी, इसलिए आश्रयदाता किसी दूसरे राजा की सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण करता है और उस कन्या के रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि के द्वारा काव्य में किया जाता है। युद्ध में विजय के बाद राजा उस कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करता है। कवियों ने उनके संयोग का वर्णन भी किया है। इस प्रकार इस काल का मुख्य रस श्रृंगार रस नहीं है, अपितु राजा की वीरता के प्रदर्शन को चरम तक पहुंचाने के लिए, उसकी वीरता को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए राजाओं ने किसी न किसी स्त्री के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जो राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। इसलिए श्रृंगार रस इस काल का महत्वपूर्ण रस होते हुए भी प्रमुख रस नहीं है। अन्य विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के कवि दरबारी थे, वे कलम और तलवार दोनों के धनी थे। अपने आश्रयदाताओं के साथ वो युद्ध भूमि में जाया करते थे, युद्ध किया करते थे। इसलिए उनके द्वारा जो युद्धों का वर्णन किया गया है वो बहुत सजीव बन पड़ा है। ऐसा हिंदी साहित्य के किसी दूसरे काल में देखने को नहीं मिलता। युद्ध इन कवियों की आत्मानुभूति थी। युद्ध कला के सभी पहलुओं से इनका बहुत निकट का परिचय था। अतः इन्होंने जो युद्ध वर्णन किया है वह अत्यंत सजीव है और स्वाभाविक बन पड़ा है। वर्णनात्मकता भी इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस काल के कवियों ने नगरों, वनों, सरोवरों, किलों, सेनाओं का वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। प्रकृति चित्रण में भी नाम परिगणन शैली को इन्होंने अपनाया है। छंदों के प्रयोग में तो जैसे इस काल के कवियों को महारत हासिल थी। इन्होंने रासो, दोहा, तोमर, पद्धरी, आर्या, सट्टक, उल्लाला, रोला, कुंडलिया आदि प्राय लगभग सभी छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है और अपने इन छंदों के प्रयोग से इन्होंने अपने काव्य के बाहरी पक्ष को समृद्ध किया है। भाषा शैली के रूप में इन्होंने डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया है। डिंगल राजस्थानी की एक रचना शैली है जो वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। वीर रस के वर्णन में इस भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है और पिंगल ब्रज भाषा की एक रचना शैली है, ब्रज की रचना शैली है। कोमल रसों के चित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। इस काल के कवियों ने वीर रस के चित्रण में डिंगल भाषा शैली और श्रृंगार आदि रसों के चित्रण में पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया है। अपभ्रंश दोहों व चर्यापदों के रूप में प्राप्त साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है।
इनमें बौद्ध तांत्रिक साधना के सिद्धांतों को मान्यता मिली है। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य की पीठिका तैयार करने में इस साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित्र काव्यों की रचना की और हिंदी में प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किया। श्रवकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास आदि इस काव्य धारा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में नीति और भक्ति के भी कतिपय पद देखने को मिलते हैं।